हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। देखिए, दिसंबर का महीना आने वाला है अगले महीने, उसके बाद हमारा 2023 चला जाएगा। 2024 में आपका एसएससी के कई सारे एग्जाम्स होंगे, उसमें सबसे मेन जो आपका रहेगा सीजीएल का, राइट। तो एसएससी सीजीएल 2024 के लिए हमारी ये सीरीज़ आपको बेहद पसंद आ रही होगी, आई होप सो। और उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने पॉलिटी का ये वीडियो लेके आया हूँ। इसका एक वीडियो मतलब ये कई हफ्तों से चल रहा है लगातार, ऑब्वियसली। इसके पहले के पार्ट्स के एमसीक्यूज मैं पहले करा चुका हूँ पिछले हफ्ते। आज हम लोग पॉलिटी का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भाग 5 के एमसीक्यूज को देखने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ से आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, राइट। अब जो ये एमसीक्यूज या फिर जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे जहाँ पे आपको पॉलिटी देखने के लिए मिलेगी तो वहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। तो आज करूँगा क्या, मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको ये पार्ट 5 में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे बताने का ट्राई करूँगा। आई होप कि आपने पॉलिटी कभी ना कभी पहले पढ़ी होगी, और अगर आपने पढ़ी है तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देने में समर्थ होंगे, क्योंकि बेहद ही सिंपल से क्वेश्चंस है आपके सामने, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में मैं आपको ये बोल के सुना दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जिस किसी को भी आंसर आएगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड आंसर यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लीजिए पहला ही क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति से यानी कि प्रेसिडेंट से आ गया है। भाग 5 आप सभी को पता रहेगा, आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 151 तक जाता है, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक होता है, जिसमें सबसे पहले आता ही कौन है, प्रेसिडेंट आता है, राइट। मतलब प्रेसिडेंट के बारे में प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो वहीं से आपके लिए क्वेश्चन बना है कि इसमें से कौन अपॉइंट करता है राष्ट्रपति को। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया में, ये क्या होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं, ये इलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट आर ऑलवेज अपॉइंटेड, ठीक, लिखा भी वहाँ पे अपॉइंटेड, याद रखेंगे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं जितने भी, मतलब एक टाइम पे एक ही होंगे ऑब्वियसली, आज तक जितने भी रहे, प्रधानमंत्री क्या रहता है, हमेशा इलेक्टेड रहता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलेक्टेड नहीं रहते, ये अपॉइंटेड रहते हैं, ठीक है। ये अपॉइंटेड रहते हैं और ये क्या रहते हैं, इलेक्टेड रहते हैं, ठीक, इलेक्टेड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो अपॉइंट मतलब यहाँ पे अपॉइंट लिखा क्यों है, फिर अगर यहाँ पे बात यही चल रही है कि इलेक्ट होते हैं तो अपॉइंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट होने के बाद मतलब बेसिकली इनको लास्ट में करते ही क्या है, अपॉइंट ही किया था एक तरीके से, मतलब इलेक्ट हो गई। अब इलेक्शन कौन करता है इनका, आप लोग तो करते नहीं, आप या हम लोग नहीं करते, हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जो मेंबर्स है वो लोग प्रेसिडेंट को नियुक्त करते हैं, है ना, मतलब चुनते हैं, और हम लोग तो वहाँ पे कुछ करते ही नहीं है, तो इनका होता है इलेक्शन, ठीक है। फिर इनको क्या किया जाता है यहाँ पे, अपॉइंट, और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट करेगा कौन, यहाँ पे इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो ये रहता है, इलेक्टोरल कॉलेज ये अपॉइंट करेगा इनको। लेकिन बेसिकली होते क्या है, इलेक्ट होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में अपॉइंट बोल गया था, लेकिन इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या रहेंगे, आपके अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। आप कभी भी देखना, आप लोग प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं डालते हो, ठीक है। हम लोग किसको वोट डालते हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट, यानी कि जो आपके जो एमपीज़ हैं उनको हम लोग वोट डालते हैं ऑब्वियसली, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो फिर वो एमपीज़ अपने में से एक को क्या करेंगे, प्रधानमंत्री पद के लिए अपॉइंट करते हैं। जो जीती हुई पार्टी होती है बेसिकली वही अपने में से एक मंत्री को प्रधानमंत्री वहाँ पे अपॉइंट करती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये अपॉइंट होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने एज ए पीएम वोट नहीं दिया था, एज ए विधायक दिया होगा लेकिन एज ए पीएम नहीं दिया था। इसी तरीके से कोई भी प्रधानमंत्री होगा उसको हम लोग एज ए पीएम वोट नहीं देते हैं, लेकिन एज ए विधायक मतलब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, हम लोग उनको वोट दिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा अपॉइंट होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट होते हैं, लेकिन कौन पर्सन बनेगा प्रेसिडेंट वो कौन अपॉइंट करता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना था, कभी क्वेश्चन आए तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट होते हैं, ठीक। लेकिन अगर अपॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा आंसर, ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब राष्ट्रपति यहाँ पे इलेक्ट हो चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं, तो अभी कितने साल तक यहाँ पे राष्ट्रपति बने रहेंगे, मतलब कितने साल का कार्यकाल इनका होता है हमारे देश में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, कितने साल का होता है कार्यकाल राष्ट्रपति के लिए, ये होता है ऑब्वियसली कितने साल का, 5 साल का, ठीक है। 5 ईयर्स का कार्यकाल राष्ट्रपति के लिए हमारे भारत देश में
रखा गया है। लेकिन अगर इससे पहले ये इफ़ ही और सी डीम्स अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, तो इनको यहाँ पे हटाया भी जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, महाभियोग बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, महाभियोग। हालांकि अभी तक महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पे भारत में नहीं लगाया गया, लेकिन अगर उनको हटाना है तो वो क्या रहेगा, आपका महाभियोग लगेगा। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, ठीक है, तो ये पोस्ट है, ये पोस्ट कहाँ से बोरो की गई है, यूएसए से। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इनके होते हैं और इसको किया जाता है। चलिए, इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, आप इसका आंसर कर सकते हैं कि जब वैकेंसी है, वैकेंट है, वो पोस्ट खाली है, तो खाली होने के दौरान कौन एक प्रेसिडेंट के तौर पे वहाँ पे कार्यभार संभाल सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये 5 साल के लिए होते हैं, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन बीच में अगर मान लो इनमें महाभियोग लग गया या इनकी मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, ये हट गए यहाँ से, तो अब ये जो पोस्ट है ये क्या है, यहाँ पे वैकेंट हो गई है। अब ये जो वैकेंट है तो इसको कौन फिल करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन फिल करेगा, ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट है, इनके साथ ही कौन होते हैं नीचे, वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनके साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे पोस्ट वैकेंट हुई ये यहाँ पे संभालने आ जाएंगे। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इसको संभालेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 63 में इनकी बात की गई है। ठीक है, तो ये संभालेंगे वैकेंट पोस्ट को। और कितने समय के अंदर अंदर ये वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए प्रेसिडेंट की, ये हो जानी चाहिए कितने, 6 महीने के अंदर। ठीक है, इसको फिल किया जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनमें से ऐसी कौन सी शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति या इमरजेंसी प्रोविजन, कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है बिना किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह के, एडवाइस के। वैसे तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जिसका मुखिया क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है ऑब्वियसली। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या काम करती है, इस राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करती है किसी भी चीज़ पे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी शक्ति है जिसके लिए राष्ट्रपति को इनसे सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। तो बताइए कौन सी है, पार्डनिंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या फिर इमरजेंसी। ठीक है, पार्डनिंग, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी या फिर एग्जीक्यूटिव आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सी पावर रहेगी, आई होप आपने आंसर कर ही लिया होगा, अभी तक नहीं भी किया है तो पार्डनिंग पावर यानी कि समाधान करने की शक्ति, आर्टिकल नंबर 72 में दिया गया है, 72 में। अब ये जो है राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमा करने की शक्तियाँ हैं, किसी की सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, उसके सज़ा का जो पीरियड उसको घटा सकता है, उसकी सज़ा के टाइप को चेंज कर सकता है। सारा का सारा किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और ये बिना इनकी सलाह के भी इस काम को, इस पावर को परफॉर्म कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन दिख गया यहाँ पे। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसके तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। भारत में इमरजेंसी के प्रोविजंस जर्मनी से लिए गए हैं और 3 तरीके की इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसमें से एक है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और एक होती है आपकी राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक, PR मतलब प्रेसिडेंट्स रूल, और तीसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें से नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है अभी तक, प्रेसिडेंट रूल तो लगते ही रहता है हमेशा, सबसे ज़्यादा बार यही लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। तो आपसे किसके बारे में सवाल पूछा गया, नेशनल इमरजेंसी। अब जो नेशनल इमरजेंसी है ये किस आधार पर लगाई जा सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अगर आर्थिक इंस्टेबिलिटी होगी तो क्या लगेगा वहाँ पे फाइनेंशियल लगेगी, तो ये नहीं लगेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, कि बाहर से कोई आक्रमण का खतरा हो या विद्रोह का खतरा हो, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, किसी राज्य में अगर संवैधानिक जो ढांचा है वो फेल हो जाए, वहाँ पे उसको रेगुलेट करने में क्या इस तब लग सकती है नेशनल इमरजेंसी, नहीं लग सकती, क्योंकि इस टाइम पे क्या लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है, स्टेट के लिए। सोशल अनरेस्ट पे इमरजेंसी नहीं लगती है, तो कब लगेगी, जब एक्सटर्नल अग्रेशन हो और आर्म्ड रिबेलियन का खतरा हो, भनक भी लग जाए, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल देश के हित में लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा।
राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, आपको बताना है। ठीक है, ये हमारी लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा के 3 अंग कौन कौन से? 3 अंग, एक आपका लोक सॉरी पार्लियामेंट है, संसद, संसद के होंगे 3 अंग। ठीक है, संसद यानी कि पार्लियामेंट, इसके 3 अंग, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा, और एक तीसरा कौन? प्रेसिडेंट। सपोज करो ये एक स्कूल है, ये संसद एक स्कूल है। स्कूल में कुछ क्लासेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, बच्चे या टीचर्स होते हैं, उसके साथ में कौन होता है? एक प्रिंसिपल होता है। तो ये 3 इसके अहम अंग होते हैं, संसद के 3 अहम अंग होते हैं। ठीक है, इसमें से क्या पूछ रहे हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि इसके बारे में पूछ रहे हैं। लोकसभा में क्या होते हैं? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, डीएसपी, डिप्टी स्पीकर, जो कि आर्टिकल नंबर 93 में इनकी बात, आई थिंक 93 ही है, देख लेना एक बार, यहाँ पे इनकी बात की गई है। राज्यसभा के जो चेयरमैन, राज्यसभा में क्या होते हैं? स्पीकर नहीं होते, कौन होते हैं? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो ये होता कौन है? जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही एक्स ऑफिसियो क्या होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति राज्यसभा का, जैसे कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ वो क्या बन जाता है? इस राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट ही एब्सेंट हो जाए, हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा, अब कौन वहाँ पे प्रिसाइड करेगा? कौन उस चेयरमैन को, चेयरमैन के पद को संभालेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे एब्सेंट है? तो प्राइम मिनिस्टर संभालेगा, सीजेआई संभालेगा, डिप्टी चेयरमैन संभालेगा, या डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा संभालेगा। अब ये है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ये संभालेगा, लेकिन ये क्यों संभालेगा? जब तक कि हमारे पास एक वाइस क्या होता है, एक वाइस या डिप्टी चेयरमैन होता ही होता है ऑब्वियसली। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कौन होते हैं राज्यसभा में? 2 होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते कि नहीं होते? तो अगर चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है। अगर ये नहीं है तो कौन संभालेगा? डिप्टी चेयरमैन संभालेगा। तो ऑब्वियसली आंसर नंबर सी हो जाएगा। सीजेआई नहीं होगा और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो कौन संभालेगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अपॉइंट। ये इलेक्ट नहीं होता है, क्या होता है? अपॉइंट होता है। पहले क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था। कौन अपॉइंट करेगा इसको? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के मेंबर्स, या सीजेआई? कौन करेगा बताओ? अपॉइंट कौन करेगा? मान लो लोकसभा के चुनाव हुए, आपके एरिया से जो भी एमपी आपने चुना, ये ए, बी, सी, डी, ये एमपी चुन के गए, या ई, मान लो ये एमपी चुन के गए, इनका एक काउंसिल बना। ठीक है, इसको बोला गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें सबने वोट किया कि सी को हम लोग क्या बनाएंगे? अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधान बनाएंगे। इन सभी को नेतृत्व कौन करेगा? ये सी करेगा। और यही कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। प्रधान किसका? मंत्री होगा, प्रधानमंत्री रहेगा। और इसको ही, यही अब जो ये काउंसिल है, ये पूरे देश को चलाएगी। ये देश को चला रही है क्योंकि ये कानून बनाएगी, आगे जो भी करना होगा ये करेगी परफॉर्म। इनको कौन लीड करेगा? इनका चेहरा कौन बनेगा? ये सी बन रहा है, क्योंकि इन्होंने ये डिसाइड किया कौन बनेगा, सी बनेगा। सी को क्या बोला गया? पीएम। इसीलिए देश का प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा? पीएम। देश को चला कौन रहा है? ये, लेकिन चेहरा कौन बना? पीएम, यानी कि सी बन गया। तो इस व्यक्ति को, कि तुम मतलब सी इन सभी का हेड है या फिर देश का पीएम है, इस चीज़ के लिए अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये करेगा, इसको अपॉइंट करेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। इजी था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप तुक्के भी मार सकते हैं इस पर, तो क्योंकि अधिकतर जितने भी ऑफिशियल्स हैं हमारे देश में, उन सभी की टर्म लगभग लगभग सभी की बराबर है। फिर भी आप यहाँ पे देखो वाइस प्रेसिडेंट की टर्म क्या होती है हमारे देश में? 3, 4, 5 या 6। तो क्या आंसर रहेगा इसका? 5 साल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 ईयर्स। राइट, चलो चलिए, इसका आंसर 5 साल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, व्हाट एक्शन कैन द प्राइम मिनिस्टर टेक? मान लो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और ये प्रेसिडेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसमें बहुत सारे मंत्री हैं, इनका एक हेड है प्रधानमंत्री, ये देश को चला रहे हैं। लेकिन देश का राजा कौन? प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली हमारे देश में कम से कम। तो अब कोई भी चीज़ बनेगी, साइन किसका होगा लास्ट में? राष्ट्रपति का होगा। और इसको लीड कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है लीड इसको।
ठीक है, पीएम लीड कर रहा है। तो जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका काम क्या है, इसको किसी भी चीज़ के लिए सलाह देना। देगा कौन, पीएम, क्योंकि इनका हेड कौन है, पीएम। तो किसी मैटर को लेकर के इसके और इसके बीच में तनातनी हो गई, इनके बीच में डिबेट हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में पीएम क्या करेगा, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। क्या इस केस के लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, आप देखो। कॉल फॉर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, क्या वो विश्वास मत के वोट की गुहार लगाएगा राष्ट्र पार्लियामेंट में, संसद में, या अपने पोस्ट से रिजाइन करेगा, या ओवरराइड द प्रेसिडेंट डिसीजन, राष्ट्रपति के डिसीजन को ओवरराइड करेगा। क्या करेगा इसमें से आपको बताना है, सोचो इसको क्या होगा आंसर। अपील करेगा, या नो कॉन्फिडेंस वोट की अपील करेगा, रिजाइन करेगा, या ओवरराइड करेगा इसके पावर्स को। कौन, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा यहाँ पे, सोचो। अगर आपने पढ़ा है तो बताओ क्या करेगा इसके लिए वो। रिजाइन करेगा, ठीक है। उस टाइम पे ये रिजाइन करेगा। मान लो कि जो टसल हो गई, राष्ट्रपति बोलेंगे कि नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तो ये इसको क्या करेंगे, रिजाइन, क्योंकि अपॉइंट किसने किया था, इन्होंने, बोलेंगे कि आप रिजाइन कर दो। जैसे इसने रिजाइन किया, ये पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी परिषद भंग हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। हु इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच एट द यूनियन लेवल इन इंडिया। भारत में एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड कौन होता है, संघ, जो हमारे देश में संघ है ना, संघ, ठीक है, यूनियन लेवल इन इंडिया, कौन होता है उसका हेड। हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जैसे यूनियन है, कितनी ब्रांचेस की, 3, कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसका हेड कौन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई या स्पीकर ऑफ लोकसभा, बताओ कौन होगा इसका हेड। कोई बता सकता है कौन होगा। सीजीआई तो होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो जुडिशरी में आ जाएंगे, ठीक। अब या प्रेसिडेंट होगा, या राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, या फिर क्या हो सकता है इसका आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो सकता है। तो आपको ये सोचना है कौन होगा। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा है उसका क्या है, एक चेयरमैन है, मतलब स्पीकर है, उसका हेड है बस। तो एग्जीक्यूटिव का तो नहीं है कम से कम। आंसर ए या बी में से एक होगा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये गवर्नमेंट का हेड होता है हमेशा, और ये देश का हेड होता है, ठीक है, ये देश का हेड होता है, ये गवर्नमेंट का हेड होता है हमेशा। अब बताओ इसका आंसर ए या बी में से क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ए और बी में से राष्ट्रपति, क्योंकि देश का हेड कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिंपल सा क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अभी देखा था हमने। आगे बढ़ेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है, इसके अपॉइंटमेंट की और इसके टर्म की बात की गई है, आपको बताना है। सोचो किस में की गई है, बताएंगे आप सभी लोग इसका आंसर। 52 में की गई है, 74 यानी 74 में की गई है, 676 में की गई है, या फिर 78 में की गई है, आपको बताना है, ठीक है। क्या रहेगा इसका आंसर। 52 में तो कौन है, राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया था। 52 में कौन है, राष्ट्रपति हमारे देश के। अब इसका आंसर 78 भी नहीं है, ठीक है, 78 में ये भी नहीं है। इसका आंसर कौन रहेगा, 74 या 76 रहेगा, कौन होगा यहाँ पे बताओ। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात की गई है 74 में, और यहाँ पे ही ये बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उनका एक हेड होगा जिसको हम पीएम बोलेंगे, और उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ऐसे में अथॉरिटी किसकी रहेगी, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट हु हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, किसके पास संवैधानिक अथॉरिटी है इसको रिजॉल्व करने की। किस किसके बीच विवाद हुआ, विवाद हुआ आपका प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के बीच में। तो अथॉरिटी किसके पास है, राज्यसभा, लोकसभा, सीजेआई या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन इसको संभालेगा बताओ। इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो संभालेगा कौन। इसका आंसर आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इनके बीच से कोई विवाद होगा राष्ट्रपति के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, तो सुलझाएगा कौन,
इन चारों में से सीजीआई यानी कि न्यायाधीश जो होंगे हमारे देश के वो संभालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनको आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलोगे, उनको क्या बोला जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत में सुप्रीम कोर्ट एक ही है। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज होंगे, जो यहाँ के न्यायाधीश होंगे सुप्रीम, उनको आप बोलोगे क्या, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट भारत में बहुत सारे हैं, एक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखते ही आंसर आ जाएगा। क्या रहेगा इसका आंसर? सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, आगे बढ़ जाएंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के बात करता है? 124, 132, 136 या 140? 124 में तो क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है यहाँ पे, लेकिन ये बात क्या कर रहे हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो 124, 132, 36 या 40, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा पहले कभी वो तो इसका आंसर कर ही देगा। इसको मैं भी बताऊंगा भी आपको आगे जब मैं आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगा। बहरहाल इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर हाँ, एक ही वाला रहेगा। ठीक है, इसमें इसकी बात की गई है। आगे बढ़ेंगे। रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज? भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज है उसके रिटायरमेंट की एज क्या है? 60, 62, 65 या 70? आपको बताना है। ध्यान रखना, यहाँ पे जज की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात चल रही है, यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात नहीं चल रही। ठीक है, ये देखो जज, तो बताओ क्या होती है उसकी एज भारत में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है भारत में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके आधार पे 1774 में कैलकटा में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था कैलकटा में, तो वहाँ पे बात की गई कि इसमें एक सीजीआई होगा, जो कौन थे? लॉर्ड एलिजा एम्पे। ठीक है, एम्पे ये उसके सीजीआई थे। इसके अलावा 3 जजेस और थे यहाँ पे। एक कौन थे यहाँ पे? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्पस और एक और थे, तीसरे का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्पस और लेमिंस्टर, आई थिंक ये 3 लोग यहाँ पे जजेस हुआ करते थे। लेकिन लॉर्ड एलिजा इम्पे का नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड एलिजा इम्पे, 1774 में कैलकाटा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या था इसका आंसर? जज। जज के रिटायरमेंट की एज क्या होगी आपकी? ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए क्या? 62। ठीक है, 65, सॉरी। ठीक है, 65 होगी इसके जज की रिटायरमेंट की। अपॉइंटमेंट नहीं, रिटायरमेंट होगा ना, क्या लिया? रिटायरमेंट लिया। ठीक है, जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस हो, आई थिंक यहाँ पे चीफ जस्टिस होना चाहिए था, तभी होगा इसका आंसर ये, वरना ये जज का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चीफ जस्टिस कर लेना आप लोग सीजीआई, तब इसका आंसर ये होगा। या फिर ये रहने दोगे तो इसका आंसर बी होना चाहिए, 62 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 65 तो सीजीआई की होती है, 62 इनकी होती है। अगर ये सीजीआई नहीं बने तो मान लो 62 साल में कोई व्यक्ति है, वो जज है, तो सीजीआई बनने के लिए 3 साल और रहेंगे उसका, 65 ईयर्स में वो बन सकता है। ठीक है, बी आंसर होगा उसका। हु हैज़ द पावर टू इम्पीच अ जज? मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, मतलब महाभियोग, साथ साथ एक जज को भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो किसके पास से पावर है उसको इम्पीच करने की? राष्ट्रपति, संसद, सीजीआई या फिर प्राइम मिनिस्टर? कौन उसको इम्पीच कर सकता है? किसको इम्पीच मतलब महाभियोग। ठीक है, तो कौन कर सकता है बताओ? प्राइम मिनिस्टर करेगा, या राष्ट्रपति करेगा, या पार्लियामेंट करेगी, या फिर न्यायाधीश करेंगे? कौन करेंगे इम्पीच उसको? क्या इसका सही आंसर रहेगा? बताएंगे आप सभी लोग। पार्लियामेंट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी इसको इम्पीच कर सकती है। विच बॉडी इन्वेस्टिगेट्स एलिगेशंस ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, उस पर एलिगेशंस लगे हैं मिसबिहेवियर के और असमर्थ होने के एक जज के तौर पे, तो इस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार या किसके पास है? कौन करेगी? सीबीआई, या जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है वो? इन चारों में से कौन उस जज के असक्षम होने या फिर उस पे लगे हुए मिसबिहेवियर के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करेगी? बताइए आंसर क्या रहेगा इसका? सीबीआई, जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? कौन करेगी
इसको करेंगे कौन? ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी। ये बैठेगी और ये डिसाइड करेगी कि क्या इसके ऊपर लगे हुए चार्जेस ठीक है या नहीं है। ठीक है, ये रहे, ये क्वेश्चंस थे आपके लिए। ठीक है, कुछ इजी से क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता देता हूँ ये आर्टिकल्स जो अभी हमने पढ़े ना, कि ये आर्टिकल पार्ट नंबर 5 में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को करने में आप समर्थ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये रहा, ठीक। चलो, पार्ट नंबर 5 मैंने आपको बताया यूनियन संघ है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151, दोनों में दिखेगा आपको, एक स्लाइड हिंदी एक स्लाइड इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो 52 से 51 तक, तो आर्टिकल नंबर 52 में ही बात की गई है किसकी? राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 में किसकी बात करते हैं? जो राष्ट्रपति है इसकी कार्यकारी शक्ति, यानी कि इसके पास कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उन सभी की बात आर्टिकल नंबर 53 में की जाती है। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन कैसे होगा, ये बात यहाँ पे चलती है। कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 54 में। ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा नहीं, इलेक्शन होगा, ये बात चलती है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 54 पे। ठीक है, कैसे होगा वो इसके आगे वाले आर्टिकल में। फिर इंपॉर्टेंट आपके लिए 61 है। 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 61 में इसकी बात की गई है। उसके बाद 63 आर्टिकल आता है जहाँ पे भारत के वाइस प्रेसिडेंट या फिर उपराष्ट्रपति की बात की जाती है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल नंबर 64, जहाँ पे इस उपराष्ट्रपति के राज्यों की परिषद का पदेन, मतलब जो उपराष्ट्रपति है ही विल बी द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 64 में करी गई है। उसके बाद इसका चुनाव होगा, ये बात कहाँ पे करी गई है? 66 में की गई है कि ये हमेशा क्या होगा? चयनित होगा। देखो, ये भी चुनाव होगा और ये भी चुनाव, यानी कि दोनों इलेक्ट होंगे। ठीक, आर्टिकल नंबर 72, इसके पास कुछ पार्डनिंग पावर्स होती हैं राष्ट्रपति के पास, वो बात की गई है आर्टिकल नंबर 72 यानी कि 72 में की गई है। 74 में बात की गई है कि जो राष्ट्रपति है इसको एडवाइस देने के लिए, इसको सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक काउंसिल होगी, जिसको क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसका एक हेड होगा जिसको बोला जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बोला जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74। 76 में बात की गई है भारत के अटॉर्नी जनरल की, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी बात की गई। कौन होता है अटॉर्नी जनरल? मतलब भारत सरकार की तरफ से जो एडवोकेट है सबसे बड़ा, वो कौन रहेगा? अटॉर्नी जनरल। यही भारत के लिए सारे केसेस को, गवर्नमेंट के लिए सारे केसेस को लड़ेगा। कोई भी आरोप गवर्नमेंट लगेंगे, अगर आप मान लो आज मोदी गवर्नमेंट को कोई आरोप लगाते हो आप या कोई विपक्ष पार्टी, तो अगर मान लो केस चलता है तो उसको कौन संभालेगा? AGI। या कोई भी सलाह इनको देनी होगी वकील के रिगार्डिंग, तो कौन देगा? AGI। AGI डायरेक्टली भी नहीं जाता है, इसके नीचे SGI यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। अधिकतर टाइम ये इसको ही भेज देता है, जब मामला बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो तो ये स्वयं जाता है उस टाइम पे। ठीक है, सबसे बड़ा एडवोकेट होता है हमारे देश का। 79 में संसद का गठन है, यानी कि संसद पार्लियामेंट, जिसमें हमारी तीन इसके भाग रहेंगे, जिसमें एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक आपका क्या रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। ठीक, 79 में बात की गई है। और उसमें से जो राज्यसभा है वो आपका 80 आर्टिकल में, और लोकसभा आपका 81 में है, और राष्ट्रपति कहाँ है? आपका 52 में है। ठीक, तो ये तीनों आपके यहाँ पे हो गए। 83 आपके संसद के सदनों की अवधि, यानी कि जो सदन चलेंगे यहाँ पे राज्यसभा में, लोकसभा में, तो संसद के सदन होंगे, इसकी अवधि कितनी होगी? जैसे लोकसभा 5 साल के लिए होती है, लेकिन ये भंग की जा सकती है पहले। ठीक है, लोकसभा 5 साल के लिए चलती है, लेकिन इसको टाइम निश्चित नहीं होता, क्योंकि इसको हम पहले भी, हम मतलब अगर प्रधानमंत्री पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो इसको भंग किया जा सकता है उस टाइम पे, या उनकी मृत्यु हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये, और या अन्य टाइम पे भी इसके सेशंस भंग होते रहते हैं। लेकिन राज्यसभा जो होगी वो 6 साल में उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब 6 साल में इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं। किसके? राज्यसभा के। ठीक, अब 1/3 सदस्य अगर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं तो सारे के सारे कितने में होंगे? 6 साल में। इसीलिए इसका जो साइकिल होता है 6 साल का होता है, इसका कितने का? 5 का होगा, लेकिन कोई निश्चित अवधि इसकी नहीं होती है फिर भी। जनता के सदन के वक्ता और उपाध्यक्ष से क्या? 93। अच्छा, ये लिखा गया, आपका ट्रांसलेशन गलत है यहाँ पे, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, ये रहता है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 105 में डायरेक्टली यहाँ पे जो पार्लियामेंट के हाउसेस हैं उनके पावर्स, उनके
प्रिविलेजेस इसकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 105 में। ठीक, आर्टिकल नंबर 109 यहाँ पे बात की गई है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, यानी कि जो मनी बिल्स है, धन विधेयक है, उसके बारे में कुछ स्पेशल प्रोसीजर होते हैं जिसके बारे में बात 109 में की गई है। और धन विधेयक के बारे में बात कहाँ की गई है? 110 में की गई है। ठीक, मनी बिल इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, तो मनी बिल के बारे में बात की गई है 110 में। हमारे देश में बजट आता है। बजट क्या है कि हम आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें गवर्नमेंट कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू करेगी और कितना खर्चा करेगी, इसके बीच का बैलेंस क्या है, बजट है। और ये बजट हमारे देश के संविधान की आर्टिकल नंबर 112 में इसकी बात की गई है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस्तेमाल क्या किया गया है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। तो इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे बात करेंगे अप्रोप्रिएशन बिल, जो कि आपके 114 नंबर आर्टिकल में आता है, अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 123 में बात किसकी चलती है? आपके पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, यानी कि अध्यादेश। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और जो कि कहाँ पे बात की गई है? 123 में बात की गई है। ठीक, अध्यादेश होता क्या है बेसिकली? मान लो लोकसभा नहीं चल रही है या राज्यसभा भी नहीं चल रही है उसके बाद, लेकिन इमरजेंसी में हमें कोई कानून बनाना पड़ रहा है। अब वहाँ पे कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चल नहीं रहा है, मतलब लोकसभा भंग है, तो कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। उस टाइम पे एक मसौदा तैयार करके पेश कर देगा, कि बोलेगा कि चलो इस चीज़ के लिए हमारे देश में अभी ये कानून बन चुका है, और वो मान्य होगा। उसकी वैलिडिटी वही रहेगी, उसकी वैधता बिल्कुल वही रहेगी जो एक रियल कानून की होती है, जो कि संसद बनाती है, वही वैधता होगी उसकी। लेकिन एक चीज़ और होती है कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मान लो लोकसभा ही है, तो उसके 2 सेशंस के बीच में जो टाइम पीरियड होगा वो मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। मतलब आज मान लो एक सेशन खत्म हुआ, तो अगला सेशन 6 महीने से पहले कराना पड़ेगा, या मैक्सिमम 6 महीने में कराना पड़ेगा। 6 महीने से ऊपर का टाइम आप नहीं ले सकते हैं। तो एक सेशन खत्म हुआ मान लो, और यहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ी किसी कानून को लाने की। अब यहाँ पे सत्र तो बैठा नहीं है, मतलब सदन तो चल नहीं रहा है यहाँ पे, तो राष्ट्रपति यहाँ पे अध्यादेश जारी करके उस चीज़ के लिए कानून बना देगा। और अगला सेशन कब बैठेगा? यहाँ बैठेगा। इसके और इसके बीच में टाइम कितना? 6 महीने का। तो 6 महीने तक तो ये अध्यादेश जारी रहेगा। अब जैसे यहाँ पे अगला सदन बैठेगा, यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठेंगे, तो उस पर विचार करेंगे, और यहाँ से इनके पास 42 दिन का टाइम और रहेगा, 7 हफ्ते का टाइम, 6 हफ्ते का टाइम और रहेगा, कि आपको 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस अध्यादेश में निर्णय देना है। अगर तो ये निर्णय नहीं दे पाते हैं, या अगर ये इसके फेवर में देते हैं, तो फेवर में देने के बाद अध्यादेश क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, जो नॉर्मल होते हैं कानून। अगर नहीं देते हैं तो ये निरस्त हो जाएगा वहाँ पे। अगर बोलते हैं कि ये ज़रूरत नहीं है तो ये निरस्त हो जाएगा। तो मैक्सिमम इसकी वैलिडिटी रहेगी, कितनी रहेगी? 7 महीना, यानी कि टोटल कितना? 6 महीना 42 दिन। ठीक है, 6 महीना 42 दिन इसकी वैलिडिटी रहती है, किसके? अध्यादेश की। कहाँ गया? ये रहा आपका अध्यादेश। ठीक है, 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, जो मैंने आपको बता ही दिया था। 125 में सैलरीज ऑफ जजेस, इन जजेस की सैलरी कैसे दी जाएगी, कहाँ से दी जाएगी, क्या होगी, वो सब बात यहाँ पे की गई है। 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे अपॉइंट होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस 127 में। और जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बैठक या सिटिंग में रिटायर्ड जजेस की जो अटेंडेंस है उसके बारे में बात 128 में की गई है। ठीक है, ये है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, हिंदी वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा 129 आता है। अब 129 नंबर आर्टिकल में क्या है? 129 आर्टिकल में है उच्चतम न्यायालय अभिलेख, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। मान लो कोई मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना निर्णय सुनाया, कोई जजमेंट दिया, तो अब आगे कितने भी केसेस ऐसे आ जाएं, तो जो उसने जजमेंट दिया था, हर केस में अब वही चीज़ को वहाँ पे मान्य किया जाएगा, कि अब इस चीज़ के लिए मिनिमम पैरामीटर ये है, इस चीज़ के लिए सज़ा ये है, इसका कानून ये है, ये बात यहाँ पे हो जाएगी। मान लो अगर एक बार कोई केस आ गया, उसके लिए जो जजमेंट दिया गया वही आगे के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक, उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 130 आता है, जहाँ पर उच्च न्यायालय की सीट, सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में बात करते हैं। मतलब ये हमेशा कहाँ होगी? राजधानी में होगी। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ होना चाहिए? राजधानी में होना चाहिए, और वो भी प्रेसिडेंट के हाउस के बिल्कुल सामने होना चाहिए।
इसलिए आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और प्रेसिडेंट हाउस के सामने है। 136 में है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश 136 स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपील करनी है उसके लिए जो स्पेशल अवकाश है उसके बारे में बात यहाँ पे की गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये क्या है आपका JR, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो ये 137 में है। 141 में बात की गई है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो सारे के सारे न्यायालय इसी बात को मानेंगे, भारत में जितने भी होंगे, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी कोर्ट हो। ये बात 141 में की गई है। 148 सॉरी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के सारे जितने भी उनके अकाउंट्स उनका ऑडिटिंग करता है इनकी, ठीक है, इनको परीक्षण करता है इन सभी का, चाहे किसी का भी हो। तो 148 में कैग की बात की गई है और इसके कर्तव्य और शक्तियों की बात आर्टिकल नंबर 149 में की गई है, 149 में की गई है। इसका 2 आर्टिकल्स और हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 50 मतलब 150 और 151 वो आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आपको। इसको मिटा देते हैं 1 मिनट, ज़रूरी नहीं क्या मिटाना है इसको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए होंगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो हो गया यहाँ तक। अब अगला जो वीडियो आएगा आपके लिए पॉलिटी का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नंबर 6 यानी कि पार्ट नंबर 6 में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है संविधान का, अभी वीडियो का पार्ट नहीं, ये किसका पार्ट है, संविधान का पार्ट है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे, उसके आर्टिकल्स और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पॉलिटी चलेगी, जहाँ पे आप लोग ने पॉलिटी पढ़ी होगी, ऑब्वियसली नहीं भी पढ़ी तो आप लोग कोर्स में जाके या कहीं से पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली वो पढ़ के आप इसके थ्रू अपने रिवीजन को कर सकते हैं या फिर अपने MCQs की तैयारी कर सकते हैं। कैसे MCQs आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, वो तैयारी आप कर सकते हैं इजीली। आप भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे SSC के हो या फिर आपके रेलवेज़ के हो, ठीक है, या डिफेंस के, कोई से भी एग्ज़ाम हो आपके, आप उन सब की तैयारी इस सीरीज़ के थ्रू कर सकते हो जो आपकी चल रही है SSC CGL 2024। नाम भले ये है लेकिन काम ये सभी में आएगी, ठीक है, कोई चिंता आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक करंट अफेयर्स आप सभी को पता होता है, हमारा ऑप्शन मतलब सब्जेक्ट में टॉपिक होता है करंट अफेयर्स, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसका मजबूत होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कैसे करना है आपको ये, वैसे तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, आपको वैसे पढ़ते ही रहना है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास है, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप लोग iExamB, ठीक है, इस पर जाओगे। इस पर जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पर ऊपर एक ऑप्शन होगा जनरल अवेयरनेस का, वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पे बीपीडिया दिखेगा, ठीक है, बीपीडिया, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप अगर करंट अफेयर्स को हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो बीपीडिया हिंदी में क्लिक करना है, ठीक, हिंदी में है तो हिंदी में, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो जो टैब्स खुलेंगी वहाँ पे आपको डेली, मंथली, वीकली 3 स्लैब दिखेंगी। जिस फॉर्म में आपको पढ़ना, आप पढ़ना चाहते हैं, डेली पढ़ना चाहते हो डेली पढ़ सकते हैं, वीकली साप्ताहिक तो साप्ताहिक, मासिक या मंथली तो मंथली, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, जैसे आप सूटेबल है वैसे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताने का ट्राई किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए CA वाला, ठीक, इसको देखना और करना इसको, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे ना पैसे ले जाएंगे ना कुछ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ये पढ़ना है, इसको करना है, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से कवर हो जाएंगे। इस ड्राफ्ट में आपको बेसिकली PDF है, ठीक है। इस PDF में आपको इंडेक्सिंग दिखेगी। पहले इंडेक्स में जो 3 हेडिंग है ना स्टार्टिंग की, एक RBI होगी, एक नाबार्ड होगी और एक बैंकिंग ऐसे कुछ होगी। तो ये 3 हेडिंग्स को आपको नहीं पढ़ना है, इसके अलावा जितनी भी है सारी की सारी वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हो, उसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं, 3 को पढ़ लो, लेकिन आप इस पर ज़्यादा फोकस करो, बाकी ऊपर के आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक। ये बैंकिंग के लिए होती हैं, ये आपके SSC के लिए होती हैं, ठीक। तो नीचे के सारे पढ़ेंगे। नेशनल की बात, इतने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, साइंस, टेक, डिफेंस, इवेंट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स या ओबिसुअरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, ये सारे के सारे सेक्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये पढ़ना है और ऊपर के आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स के लिए है। बाकी ये सीरीज़ आई होप आपको पसंद आएगी, जहाँ पे हम लोग डेली के डेली अलग अलग सब्जेक्ट के सेशंस आपके लिए लेके आते हैं। मोस्टली लाइव सेशंस रहते हैं, लेकिन छुट्टी का टाइम है तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डेड इसको रख रहे हैं आज के लिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक। तो फिर आपसे नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग पार्ट 6 ऑफ दिस
पॉलिटी या दिस पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, चलिए सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये छोटा भी नहीं हो रहा था, नहीं क्या हो गया इसको, हो गया। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है नंबर पे कॉल कर लेंगे, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या काम करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी लिखा है, एग्ज़ाम भी लेट्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। तो आप लोग हमारे साथ तैयारी को जारी रख सकते हैं। राइट, चलिए बहुत हो गया, अब हम लोग यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं और आप लोग भी अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ठीक, चलिए दिवाली को अच्छे से मनाएंगे सारे के सारे लोग। थैंक यू ऑल एंड प्रिपेयर 50% फास्टर एज द स्लाइड स्लोज टू यू। ओके, थैंक यू ऑल।